हेलो एवरीबॉडी। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एज पर एनसीईआरटी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, this topic we are doing, this topic we are going to do, and this is the first lecture of that particular unit number 4. तो आज के क्लास में हम लोग बायट सेवर्ट्स लॉ और ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में सीखेंगे. इट्स अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन क्लास फॉर द यूनिट में जो कुछ भी टॉपिक आगे है उसको समझने के लिए. तो आप इसको लेंगे और ये लेक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा. इट विल बी अ वेरी स्मॉल लेक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर. आगे चलते हैं और सीखते हैं. So as we said that focus of this lecture is Oersted experiment, Biot-Savart law and the direction of magnetic field. तो आज के लेक्चर में हम लोग इन लॉस के बारे में समझेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे. सो व्हाट इज दिस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट? एक्चुअली वायर में करंट पास होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट होता है, उसका केमिकल इफेक्ट होता है, उसका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. मीन्स करंट हैड three effects which was earlier known to us. That is heating effect of current, chemical effect of current. अगर किसी लिक्विड के थ्रू आप करंट पास करते हो तो यू नो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, उसमें जो मटेरियल्स है उनका डिकम्पोजिशन होता है. एंड किसी वायर में करंट पास करते हो तो हीट डिसिपेट होता है. एंड अगर किसी थर्मोकपल के जंक्शंस को अलग अलग टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वहां पे थर्मो ईएमएफ पैदा होता है, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. तो thermoelectric effect, heating effect of current and chemical effect of current, these effect of current we were already knowing, but हमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था. तो ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट अपने पढ़ाने के दौरान किया, अपने रिसर्च के दौरान किया. एंड उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. एंड फिर उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग सोचेंगे कि क्या निकलती है बात. तो देखो मैं आपके सामने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूँ. थोड़ा बहुत आपने इसका जिक्र सुना ही होगा क्लास 10th क्लास में, बट लेट्स सी हियर नाउ. यू सी आई हैव टेकन दिस लाइन हियर. दिस इज x axis and y axis, right? But we generally know this is east and this is west, this is north and this is south. So हमें ये पता है कि हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी मानते हैं. अब मेरा आपको सलाह है कि आप इस पूरे को, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, इसको आप 90 डिग्री से टर्न कर दो. क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर देते हैं. कितना टर्न कर देते हैं? 90 डिग्री. अब अगर हमने इसको 90 डिग्री कुछ इस तरीके से टर्न कर दिया तो अब क्या होगा? वेस्ट यहाँ जाएगा, साउथ यहाँ जाएगा, नॉर्थ यहाँ जाएगा, वेस्ट यहाँ होगा और ईस्ट यहाँ होगा. सो दिस विल बी साउथ, दिस विल बी नॉर्थ एंड दिस विल बी नाउ ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट. तो अब हम लोग 90 डिग्री से टर्न करके ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारे पास सिचुएशन है. होता ये है, बट हमने फिलहाल इसको 90 डिग्री से टर्न करने के बाद ये डायरेक्शन मान लिया. मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेल रखा है. ये दिस इज अ सेल हियर. और इस सेल को दिस इज की यू कैन से, और ये एक वायर है एंड इट हैज सम रेजिस्टेंस लाइक दिस. तो ये एक करंट कैरिंग वायर हो गया. इस करंट कैरिंग वायर को, यानी कि ए और बी, ये जो है ये करंट कैरिंग वायर हमारे पास है. यानी कि इस वायर में करंट पास हो रहा है. मैंने ये रेजिस्टेंस लगाना कोई जरूरी नहीं था, बट अगर सेल लगाओगे और आप कुछ भी नहीं दिखाओगे, यू नॉट शो एनी रेजिस्टेंस, तो करंट कितना पास होगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? फिर कोई बच्चा ये ना समझ ले कि उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा और फिर करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो इसे बचने के लिए एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ दिखाया है. सो आई हैव टेकन दिस सर्किट, यानी कि ये एक ए बी हमारा क्या हो गया? ए बी इज करंट कैरिंग वायर हो गया. करंट कैरिंग वायर हो गया. ये भी हमारे लिए करंट कैरिंग वायर हो गया. और इस करंट कैरिंग वायर में, यानी कि जो ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है,
इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है, फ्रॉम वेयर टू वेयर द करंट इज पासिंग, हमने ऐसे लिया, करंट का ये डायरेक्शन है हमारे लिए, ऐसे करंट जा रहा है। तो करंट अगर हमने ये साउथ मान लिया और ये नॉर्थ नॉर्थ मान लिया, तो करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। करंट कैसे पास हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ पास हो रहा है। करंट पास होने का डायरेक्शन क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ, हमने माना। एंड दिस वायर हैज बीन केप्ट, अब दिस वायर हैज बीन केप्ट अबव, ये जो दिखा रखा है, व्हाट इज दिस, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मैग्नेटिक कंपास है, आई एम सेइंग दिस इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास सबने देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास। और ये उस मैग्नेटिक कंपास का, ये उस मैग्नेटिक कंपास का एरो दिख रहा है आपको, निडल दिख रही है इसकी, ये मैग्नेटिक कंपास का निडल है। सो व्हाट वी नो दैट कि अगर एक कंपास इस करंट कैरिंग वायर के नीचे रखा जाएगा और जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे करंट इसमें जाएगा। अगर आपने इस की को, आई मीन लेट्स सपोज दिस की इज नॉट क्लोज, इट इज ओपन, इसमें करंट कितना पास हो रहा है, 0। तो जब करंट नहीं जा रहा है तो ये जो निडल है वो साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में ही रहेगी, ये साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में रहेगी। इफ दिस इज द क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड कि व्हाई दिस विल रिमेन इन साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमें अगला यूनिट मैग्नेटिज्म तक वेट करना पड़ेगा। और वैसे दिस मच बेसिक हैज बीन टॉट टू यू इन क्लास 10th। तो फिलहाल मैंने ये कहा कि अगर ये की ओपन है और इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो ये जो निडल है ये साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से अलाइन रहेगी, दिस विल बी अलाइन लाइक दिस। जैसे ही इसमें करंट जाता है, व्हाट वी सी इज दैट कि ये जो निडल है, दिस निडल इज स्टार्ट टर्निंग, और फिर ये निडल यहां से कुछ इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। इट इज टर्निंग, देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये निडल किधर जा रहा है, किधर है, ये कौन है, नॉर्थ है, ये निडल का नॉर्थ पार्ट है, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये क्या है, वेस्ट है। इसका मतलब ये टुवर्ड्स वेस्ट जाने लगता है। तो जैसे ही हम इसमें करंट भेजते हैं और करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ जाता है, तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास जो कि वायर के नीचे रखा हुआ है, इस कंपास की जो निडल है दैट स्टार्ट्स टर्निंग टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। और अच्छी बात और ये है कि अगर मैं इस सिचुएशन को, यानी कि यहाँ पे फिर से दिखाऊं लाइक दिस, इफ आई टेक इट लाइक दिस, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ये की है, अभी क्लोज नहीं करते हैं, और लेट सपोज ये सेल है हमारे लिए, एंड जैसे ये सेल इसमें आई मीन की क्लोज करोगे तो ये करंट देगा। नाउ दिस इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ करंट जाएगा जैसे कि पीछे जा रहा था। बट द कंपास इज नॉट नाउ बिलो टू द वायर, इट इज अबव द वायर। नाउ व्हाट वी फाइंड इज दैट कि दिस निडल का जो दिस एरो वाला पोर्शन है, ये जो इसको हम नॉर्थ पार्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। नो, पहले वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, अब पहले वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, वो वेस्ट नहीं जा रहा है, नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, अब ये ईस्ट की तरफ ट्रेवल करने लगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि करंट अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा हो, इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा, कहां से, साउथ टू नॉर्थ, एंड उस वायर में करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, एंड दैट वायर इज केप्ट ओवर टू द मैग्नेटिक कंपास over to the magnetic compass, then north pole of the needle start turning towards west. And what do we see here, what do we observe here, that if current is passing from south to north, current is passing from south to north, south to north, and wire is below to the magnetic compass, wire is below to the magnetic compass, then the north pole of the needle starts turning towards west. ये एक बड़ा कमाल का ऑब्जर्वेशन मिला। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान उस पे भी जाए, which is very very relevant, which is very very relevant. If I take this, ये जो जो लेबल है, जिस लेबल में ये करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है,
यानी कि ये ए बी वायर और ये जो ए बी वायर है उसी लेवल पे मैंने इसको रखा है। और अब मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक निडल मैंने ली है जो यहाँ ड्रॉ कर रखा है, दिस निडल आई हैव टेकन हियर। और इस निडल के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस निडल पे इस निडल का ये पोर्शन, इस निडल को अगर मैं यहां रख दूं, नॉट बिलो ऑफ द वायर, नॉट अबव द वायर, इफ द कंपास इज प्लेस्ड ऑन द सेम लेवल, तो ये जो निडल है ये ना तो नॉर्थ ट्रेवल कर, ना वेस्ट जा रही है, ना ये वेस्ट, ना वेस्ट जा रही है, ना ईस्ट जा रही है। इसका वेस्ट टर्न हो रहा है, इसका ईस्ट टर्न हो रहा है, बट दिस इज आई मीन इसका निडल, आई मीन इसका जो निडल है, निडल is not deflecting, is not deflecting, ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इफ इट इज ऑन द सेम लेवल, तुम कहोगे कि सेम लेवल कहने का मतलब क्या है आपका? सेम लेवल कहने का मतलब इसी लेवल पे और इससे पास करता हो, यानी कि यहाँ बिल्कुल ऐसे रख दो, ये ऊपर रखा गया है, इट हैज सम डिस्टेंस ओवर हियर, मतलब इट इज हैविंग सम हाइट हियर, ये आप कुछ हाइट मान सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे कुछ हाइट है, देयर इज सम हाइट, there is some height here. I mean, this is below the wire, and this is below the wire, and this is above the wire. But this is not this one is just on the level of the wire. इसकी निडल डिफ्लेक्ट नहीं होती। अब देखो, जैसे ही मैं इसमें करंट, इसका स्विच को, ये जो स्विच है इसको मैं ओपन कर दूं, या ये क्लोज था ये भी ओपन कर दूं, जैसे ही इसको और इसको ओपन करूंगा तो ये निडल फिर अपनी जगह पे आ जाएगी, ये अपनी जगह पे आएगी और ये अपनी जगह पे ही है। सो वी आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम हियर। एंड जो ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहा है, इस केस में नहीं दिखाई दे रहा है। व्हेन करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, और ये यहाँ पे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैंने इस वायर में करंट लिया और इस कंपास को इसी लेवल पे और बिल्कुल वायर की सीध में, यानी कि करंट के डायरेक्शन में रखा है, तो इसकी निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और अगर मैं इसी प्लेन में प्लेन से थोड़ा उसी प्लेन में वायर से थोड़ा इधर या थोड़ा लेफ्ट राइट करके रखूं, तब भी ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं होती, स्टिल दैट निडल डज नॉट डिफ्लेक्ट। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर ये प्लेन में है तो ये निडल क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो रही है, ऊपर नीचे होने पे क्यों डिफ्लेक्शन शो करता है? इट हैज अ क्वेश्चन, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन आई शुड से। एनीवे, बिफोर वी शुड डील विद दैट क्वेश्चन, जो इनके एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास रिजल्ट सामने आया, वो रिजल्ट क्या सामने आया? रिजल्ट ये सामने आया कि करंट कैरिंग वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है फॉर श्योर, क्योंकि और यहाँ पे इस क्योंकि ये जो निडल है ये अर्थ के मैग्नेट के वजह से अपने डायरेक्शन में ओरिएंटेड थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ करंट इसको अलाउ किया, इस सर्किट में पास होना, इसमें अलाउ किया पास करना, तभी तो ये टर्न हो रहा है, क्योंकि और तो कोई फैक्टर नहीं है जो इसको डिफ्लेक्ट करा सके। सो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये निडल किसी और डायरेक्शन में क्यों जाती है? क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, कौन? अर्थ का मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, और एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किसका? करंट कैरिंग वायर का। अब वो वहां पे एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि आप तो वेक्टर पढ़े हो, चूंकि अब दो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक रिजल्टेंट होगा, और उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ये निडल जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो यहाँ और यहाँ ये बात होती है, यहाँ क्यों नहीं होता है, दैट इज वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, बट मेरे ख्याल से आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि वाई
इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि why the needle here and here getting deflected, the reason is इस current carrying wire का magnetic field होता है. This point is gone to your mind. अब मैं इसको अगले पेज पे ले जाकर के थोड़ा आपको अलग तरीके से बताता हूँ. मतलब यहाँ जो बताया मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. अब देखिए, अब जो हमने सीखा यहाँ पे, जो हमने सीखा है पहले उसकी बात कर ले. दैट करेंट, हमें जो कंक्लूजन है यहाँ पे, कंक्लूजन है करेंट कैरिंग वायर, current carrying wire conductor, current carrying conductor has magnetic field. Current carrying conductor has magnetic field in its surrounding. In its surrounding. Current carrying conductor has magnetic field in its surrounding due to its own current. Due to its own current. Its own current. अपने खुद के करंट की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. और जो ये हमने सीखा यहाँ पे कि साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाता है एंड द वायर इज केप्ट ओवर टू द मैग्नेटिक कंपास, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल टेक्स टर्न टुवर्ड्स वेस्ट. इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ये क्या कह रहा है? साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाए एंड द वायर इज केप्ट ओवर टू द मैग्नेटिक कंपास, देन north of this will take a turn towards west. So this is saying when current passes from south to north in a wire, in a conductor which is placed over to magnetic compass, then needle of compass turn towards west. क्या मतलब है वेस्ट बोलने का? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. आप क्या देख रहे हैं? दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. सो टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, राइट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज मसला लिखा जा रहा है और आपने यहाँ भी देखा कि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कहा जा रहा है. वेस्ट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, वो टर्न करने की कोशिश करता है. ठीक है, और ये कहां तक टर्न होएगा वो मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए ऐसा होता है. अब मैं आपको यहाँ पे चाहूंगा कि आप ये साउथ, इस नॉर्थ and over to magnetic compass, the needle of the compass turn towards west. So SNOW, this is what snow. तो इस तरीके से ये स्नो वर्ड बना दिया गया और हम लोग इसको ऐसे इस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोगों ने समझ लिया कि भाई ये होता है, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. अब यहाँ क्या बात कही जा रही है? ये कहा जा रहा है कि अगर साउथ टू नॉर्थ ही जा रहे हैं एंड द वायर अभी कहां रखा जाता है? द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड ओवर टू मैग्नेटिक कंपास. अब इसको ओवर ना रख करके बिलो टू मैग्नेटिक कंपास रखें, जैसा कि यहां रखें बिलो टू मैग्नेटिक कंपास. तो अब वो टर्न किधर करेगा? वेस्ट के बजाय किधर टर्न करेगा? ईस्ट की तरफ ट्रेवल करेगा. ये बात समझ गए होंगे आप लोग स्वतः, यानी कि ये बात समझ में आ गई तो ये बात समझ में आ गई और बिल्कुल अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ हियर व्हाट आई एम सजेस्टिंग, अब अगर मैं करंट का डायरेक्शन, लेट सपोज आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे जो साउथ टू नॉर्थ था एंड द वायर इज केप्ट ओवर टू द मैग्नेटिक कंपास, अगर मैं इसमें करंट का डायरेक्शन बदल दूं, यानी कि पोलैरिटी चेंज कर दूं, करंट का डायरेक्शन ऐसे बदल दूं, तो जो ये वेस्ट की तरफ जा रहा था वो किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा. इसमें बदलूंगा तो जो ईस्ट जा रहा था वो किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ जाएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो
अगर साउथ टू नॉर्थ जो यहाँ पे है करंट का डायरेक्शन, ये दोनों बातों समझ में आएगी कि हमने यहाँ पे क्या किया, करंट का डायरेक्शन सेम रखा, कंपास के ऊपर कभी कंडक्टर था और कभी कंपास के नीचे था। अब मैं कह रहा हूं कि करंट के डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर रहा हूं और ओवर ही रखूं तो ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि नॉर्थ साउथ यानी कि करंट का डायरेक्शन भी चेंज करूँ और इसको बिलो कर दूं ओवर के बजाय, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये आपने देख लिया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सो ये टर्म्स भी मैंने आपको समझा दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वरना आप फिर से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आई सेड ये दोनों पॉइंट तो मैंने वैसे समझा दिया, यहाँ तरीके से बता दिया आपको कि क्या हो रहा है। और मैंने इसके बारे में बोला कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जैसे साउथ टू नॉर्थ था, ओवर था, वेस्ट था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये वेस्ट के बजाय क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और अब मैं इस ओवर को फिर बिलो कर दूंगा, बिलो कर दिया तो ये ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ से टेकअवे क्या लिया कि करेंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। और कंफ्यूजन क्या खड़ा हुआ हमारे पास, ये तो टेक अवे है। कंफ्यूजन क्या खड़ा हुआ कि यार ये वाली जो निडल है ये क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो रही है, या इसी प्लेन में यहाँ पड़ी होती है तो वो क्यों ना डिफ्लेक्ट होती है। तो जो फायदा था वो भी समझ में आ रहा है, और जो हमारे लिए पजल बन गया है वो पॉइंट भी हमारे सामने है। तो मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि इस पजल को सॉल्व किसने किया। तो इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। अब ये बायोट सेवर्ट लॉ क्या है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बायोट एंड सेवर्ट, एंड दे हैव वर्क टुगेदर एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग बायोट सेवर्ट लॉ। तो मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस वी आर टॉकिंग हियर बायोट सेवर्ट लेवल। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये ए टू बी कोई कंडक्टर ले लिया, किसी भी शेप का, कुछ इस तरीके का ले लिया, स्ट्रेट वायर ना लेकर के मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेट वायर लिया है, मैंने इसको थोड़ा जनरलाइज किया, लाइक A to B कुछ भी इस तरीके से का शेप ले लिया। सो देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट जा रहा है A to B, लेट्स सपोज सम करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया जाए, ओ ले लिया जाए, और यहां से कुछ दूर पे एक पॉइंट ले लिया जाए P, मतलब इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, दैट इज O, और O से एक यानी कि ये हमारा पॉइंट है जिसको हम लोग रेफरेंस मान के चल रहे हैं फिलहाल, और यहां से दूर कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है, राइट, और दिस इज OP, एंड दिस OP वेक्टर को हम लोग R वेक्टर लिख रहे हैं, दिस OP वेक्टर इज R वेक्टर। तो ये तो पूरा का पूरा करंट कैरिंग वायर है। मैं अब कह रहा हूं कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में साफ साफ बात आ गई कि भाई करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बायट सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंटली क्या क्या चीजें समझ ली। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कुछ चीजें डिड्यूस की एक्सपेरिमेंट करके, एंड व्हाट ही फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी नेबरिंग पॉइंट पे यानी आजू बाजू के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, देखो जी, यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ में पहला लेटर क्या है, बी। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बी फॉर बायोट, बी को यूज करते हैं। तो किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी नेबरिंग पॉइंट पे, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड को। और जो वो बी वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो हम नाउ हाउ आई एम सेइंग दैट इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था, अब करंट कैरिंग वायर का कोई मैग्नेटिक फील्ड होता होगा भाई, इधर कुछ और डायरेक्शन में होता होगा, उधर किसी और डायरेक्शन में होता होगा। तो भाई यहाँ पे जाते होंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और हो जाता होगा, ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और हो जाता होगा।
भाई साउथ टू नॉर्थ तो यहाँ भी वैसे ही रहेगा और यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ और होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता होगा, तभी तो ये ऊपर जा करके ये ईस्ट की तरफ टर्न कर रही है, क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, और ये नीचे रह के एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो बायट-सेवर्ट्स ने ये बताया कि किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के नेबरिंग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने बताया कि अगर मैं बहुत छोटे से, यानी कि इस वायर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लूं, a very small section यूज करो, let's suppose this to this, I name it, this is M and this is N. चलो उल्टा लिख देते हैं, this is M and this is N, इसको Mn मान लिया, ये हमारा Mn, यानी कि इस पूरे वायर का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया Mn, और बोला कि इस पूरे वायर की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, बल्कि आप इसके बारे में देखो कि भाई इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन अगर Mn लिया और उसमें भी करंट का डायरेक्शन जैसे ये जा रहा है ऐसे ही कुछ करंट जाएगा, तो इसके वजह से किसी दूर के पॉइंट पे जो कि O से P डिस्टेंस पे है और OP वेक्टर R वेक्टर पे है, तो जो ये dV वेक्टर है, यानी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड का है, इस मैग्नेटिक फील्ड का ये जो dV वेक्टर है हमारे पास, दैट dV वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें कितना करंट जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आई मीन Mn का लेंथ कितना है, सो दैट इज Mn, और सपोज हमने इसको dl मान लिया, Mn दैट इज dl मान लिया। अब ये आपको अगर कंफ्यूजन दे रहा है यार ये क्या है, Mn के साथ dl लिख दिया, तो चलो अभी फिलहाल हमने उसको Mn रख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे आपको ये बोला कि ठीक है दिस dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड I पे डिपेंड करता है, इस dv वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो Mn पे डिपेंड करता है, और फिर ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे दैट इज dl लेंथ पे। मैंने बोला कि ये जो Mn है इसको हम dl लेंथ मान लेते हैं, Mn पे डिपेंड करता है, दैट इज dl लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो करंट का डायरेक्शन है, देख रहे हैं आप, ये dvi ये Mn हो गया, और करंट का ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का की बात, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के dv वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड की dv वेक्टर का दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। dv वेक्टर जो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि छोटे से पार्ट को हम ले रहे हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड I पे डिपेंड करता है, इस लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज आल्सो डिपेंडिंग यानी कि प्रोपोर्शनल टू जो ये करंट का डायरेक्शन है आपका, यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है आपका, उस करंट का जो डायरेक्शन है N टू M जो डायरेक्शन है, करंट आप ऐसे जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन का और OP के डायरेक्शन के बीच का एंगल जो थीटा है, इस थीटा पे भी डिपेंड करता है, यानी कि दैट इज साइन थीटा पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड आई मस्ट टेल यू कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस OP का जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है 1/r²। सो दिस dv वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, dv का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, वो इन सब पे डिपेंड करता है, किस पे, ये डिपेंड कर रहा है I पे, Mn दैट इज dl पे, डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा के साथ जो साइन लगा दो साइन ऑफ थीटा पे, एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि O और P के बीच में क्या लेंथ है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। सो आइडिया इज दैट कि अगर dbi पे इस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इन सबको कलेक्टिवली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भाई I पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, 1/, रेसिप्रोकल टू द डिस्टेंस स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये बायट-सेवर्ट्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये सब कुछ ढूंढ लिया, देयरफॉर इट इज रिटन एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब कि अगर हम इन सबको कलेक्टिवली लिखें तो ये कैसे लिखेंगे कि दिस dv वेक्टर is proportional to I dl
साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज हाउ वी कैन राइट. तो ये डीवी वेक्टर का मॉड इस तरीके से डिपेंड करना चाहिए. इज दैट ओके ना? ओके. अब सवाल है कि ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसका क्या करेंगे. मैं इसको इक्वालिटी में चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा. If I want to change this, or if I want to replace this by equality, so we need to keep a proportionality constant. तो यहाँ पे इन लोगों ने ये भी रिसर्च बेस्ड बात है, इस dv का जो मॉड बताया, that is equal to, now they write here mu naught upon 4 pi ऐसे लिखा, and then this is I dl sin of theta upon r square. तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ठीक तरीके से समझें. ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इकट्ठे, राइट. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो वी से दैट वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is equal to प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये हमारे लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. सो बायोट-सेवर्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की ये फाइंडिंग है. जब हम ये बात समझते हैं कि ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा सेक्शन लिया, उस छोटे सा सेक्शन पे जो डीएल लेंथ है उसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया. नाउ क्वेश्चन कम्स आउट टू आवर माइंड इज कि जो ये डीवी वेक्टर है यहाँ पे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपने बता दिया. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर? यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगा? तो आप जरा गौर से देखें कि ये आई पे डिपेंड करता है और करंट किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो थीटा आपने लिया, ये थीटा किसके साथ लिया, ये थीटा किसके साथ लिया आपने? बोला एन टू एम वाला जो डायरेक्शन है, एन टू एम वाला जो डायरेक्शन, उसके साथ जो एंगल है थीटा. सो व्हाट इज दिस एन टू एम डायरेक्शन? यानी कि ये वो डायरेक्शन है जिसमें करंट पास हो रहा है. तो यू आर टेकिंग करंट का डायरेक्शन, और आर वेक्टर के करंट के डायरेक्शन और आर वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है. तो जैसे ही हम करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि करंट का डायरेक्शन होता है क्या? तो वी नो करंट का डायरेक्शन होता है, बट वो स्पाशियल नहीं होता है. उसके डायरेक्शन को स्पाशियल डायरेक्शन नहीं कहते. तब अब कैसे क्या करेंगे? तो ये जो समस्या हमारे पास खड़ी है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक काम किया. यहाँ पे एम एन को मैंने डी ए लिखा हुआ है, दैट्स ओके. अब मैं ऐसे लिखता हूं, अगर आई एम एन वेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? और अब तो ये गलत हो जाएगा. अब देखो जी, अब मैंने यहाँ पे एन एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो एम टू एन ना होकर के एन टू एम है. सो आई एम चेंजिंग दिस वन. दिस इज आई एन टू एम, एन टू एम. सो आई एन एम वेक्टर, समथिंग लाइक दिस. आपको अटपटा लग रहा है कि सर अच्छा था, पहले यहाँ नीचे एम लिखा हुआ था, ऊपर एन लिखा हुआ है, तो आप वैसे ही कर सकते हो. बट चलो, जो हो गया हो गया. सो नाउ अजीब तो लग रहा है, तो एक काम करते हैं, व्हाई शुड वी थिंक ऑफ, इसको हटा ही देते हैं. सो सॉरी. तो ये हमारे लिए अब m बन जाएगा और ऊपर वाला n बन जाएगा. सो विल टेक इट लाइक दिस. ठीक है जी. सो दिस इज m एंड दिस इज n. सो नाउ दिस इज mn वेक्टर. व्हाट इज दिस नाउ? mn वेक्टर. क्योंकि nm वेक्टर बड़ा अजीब लग रहा था कहने में. सो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे. सो दिस इज आई mn वेक्टर. तो आई mn वेक्टर कहने का क्या मतलब है? Why do we are taking the mn वेक्टर? क्योंकि मैंने बोला करंट किधर जा रहा है जी, m टू n के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये mn का डायरेक्शन है, और ये i लगा दिया. अब आई mn वेक्टर को हम लोग एक साथ ऐसे लिख सकते हैं. कैन वी राइट दिस एज अ आई डीएल वेक्टर, समथिंग लाइक दिस. आई डीएल वेक्टर. क्या मैसेज है यहाँ पे?
वी नो दैट द करंट का डायरेक्शन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, करंट का डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने यहाँ देखा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में करंट का डायरेक्शन आपने नॉर्थ टू साउथ किया, साउथ टू नॉर्थ के बजाय नॉर्थ टू साउथ किया, जबकि वायर ओवर ही था कंपास के, लेकिन वो वेस्ट टर्न करने के बजाय ईस्ट टर्न करने लगा। सो करंट का डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है। बट वी नो दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नो। तो हम उस करंट का जो डायरेक्शन है वहां पे एक छोटा सा पोजीशन वेक्टर ले लिया, दैट इज mn एक छोटा सा पोजीशन वेक्टर ले लिया और वो डीएल डिस्प्लेसमेंट की तरीके से यूज कर लिया और उसको आईडीएल वेक्टर कह दिया। इसको हम लोग कुछ कहते हैं, दिस वी कॉल इट करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर। सुना आप सब लोगों ने, आई सेड करंट एलिमेंट वेक्टर, मतलब पूरे वायर में करंट जा रहा है, बट हमने पूरे वायर की करंट में से एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन लिया है और उस छोटे से लेंथ में जो करंट जा रहा है वो करंट एलिमेंट हो गया और उसका डायरेक्शन जो है करंट एलिमेंट वेक्टर, दैट इज m2n हो गया। तो ये एक वर्ड डेवलप कर दिया गया और इसका फायदा ये हुआ कि जहां भी हमें करंट के डायरेक्शन को दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो हम करंट पे ना दिखा करके वो जो लेंथ पार्ट है, यानी कि करंट एलिमेंट जो डीएल लेंथ हम ले रहे हैं, यानी कि उस पूरे वायर का एक छोटा सा सेक्शन जो डीएल लेंथ है जिसमें करंट जा रहा है, तो हम डीएल के ऊपर वो वेक्टर लगा देंगे और आईडीएल वेक्टर को दोनों को इकट्ठे ले लेंगे, यानी कि करंट और लेंथ को इकट्ठे ले लेंगे, तो वो करंट एलिमेंट वेक्टर होगा। हो सकता है वो एलिमेंट बहुत छोटा और वो एलिमेंट बड़ा भी हो सकता है। सो ये करंट एलिमेंट वेक्टर हो गया। सो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली बायोट एंड सेवर्ट ने हमें ये बताया कि ये चीज इस पे डिपेंड करता है, इसको हमने ऐसे लिखा और ऐसे लिख दिया। हमने ये बोला कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये करंट एलिमेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बात हम किसकी कर रहे थे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। अगेन दे हैव फाउंड इट वेरी एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है m2n, किसका, करंट का, बेसिकली करंट एलिमेंट का नाउ वी शुड से, तो जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है और जो r वेक्टर है, यानी कि दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड डीएल, करंट एलिमेंट वेक्टर एंड द आर वेक्टर, उनके बीच में जो एंगल है उस थीटा का जो साइन थीटा है, राइट, यहाँ बात हो रही है। तो ही सेड दैट कि यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बड़ी आसानी से बताया जा सकता है और इन्होंने आईडीएल को अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो, आईडीएल को क्या मान लो, एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो, करंट एलिमेंट वेक्टर, तो इन्होंने बोला कि जरा इसको रीराइट करते हैं, ये जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है डीवी वाला, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगले पेज पे ले जाकर रीराइट करते हैं। सो दिस डीवी वेक्टर का जो मॉड हमने सीखा है वो है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नो। नाउ आई वुड से दैट कि क्या इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर और आर कैप और इस पूरे को एक ब्रैकेट में आप ऐसे रख दीजिए दिस, और अब आप नीचे लेके आइए, बोलिए कि अपॉन आर स्क्वायर, कैन वी राइट लाइक दिस, बोला ये डीवी वेक्टर का मॉड है। अब ऐसा करने से क्या मतलब हुआ, भाई ये आर वेक्टर था, ये ओपी वेक्टर, ये आर वेक्टर है। सो व्हाट डू यू मीन बाय आर कैप हियर, सो ओपी जो वेक्टर है, जो आर वेक्टर है, तो ओपी कैप क्या होगा, आर कैप होगा, यानी कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप। तो ही सेड दैट कि अब आप अगर ऐसे लिखते हैं तो अब जरा इसका डीवी का मॉड, अच्छा यहाँ पे ये आइडियल वेक्टर और आर कैप ऐसे लिखा है और आप ये आपने ब्रैकेट लगा रखा है, तो आप ये ब्रैकेट मत समझिए, आप ये समझिए कि ये मॉड है। व्हाट इज दिस, ये मॉड है, डोंट थिंक लाइक दिस इज, या दिस इज। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, आई एम सेइंग दैट कि ट्रीट ट्रीट दिस एज इट इज द आइडियल वेक्टर एंड आर कैप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो मॉड आएगा ये कितना आएगा, तो भाई आर कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, सो ये आइडियल आ जाएगा,
इंटू 1 आ जाएगा और फिर उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा आ जाएगा, सो आइडियल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो यानी कि ये डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो लिखा हुआ था, और ये डीवी वेक्टर को हमने अब अगर वेक्टर फॉर्म यानी कि पहले इसको रीराइट किया और अब इसको हम यहाँ से मॉड से आजाद करें, तो क्या वी राइट लाइक दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, कैन वी राइट लाइक दिस? और अगर ऐसा लिखते हैं तो अब डीवी वेक्टर का यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर हो गया? आइडियल वेक्टर और आर कैप के क्रॉस प्रोडक्ट से। यानी कि जो आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन है और जो आर कैप वेक्टर का डायरेक्शन है, उनका जो ए क्रॉस बी यानी कि दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा किसका? डीवी वेक्टर का। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये बात आप समझ गए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कह दिया, म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है और क्या यूनिट होता होगा? तो मैं अभी म्यू नॉट के यूनिट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका यूनिट आपको मैंने डिराइव करके दिखाया नहीं है, राइट? उसके लिए हमें लॉरेंस फोर्स तक पहले बात पहुंचनी पड़ेगी, और एनसीईआरटी में आप जाओगे तो पहले लॉरेंस फोर्स ही स्टार्ट किया गया है। बट जब लॉरेंस फोर्स से स्टार्ट करे जाओगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को पहले एज्यूम किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम करने वाले सेक्शन से स्टार्ट नहीं किया, मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से, उस बेस से स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग कभी बाद में भी रख सकते हैं, तो परसेप्शन बिल्डअप करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया एनसीईआरटी से। सो व्हाट आई सेड दैट कि ये म्यू नॉट जो है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हिस्सा है। इस म्यू नॉट का नाम बता देता हूं आपको, ये म्यू नॉट है permeability 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 of free space। आपने कहोगे कि यार ऐसा कुछ सुना हुआ है, नहीं आपने नहीं सुना था पहले, ये परमिटिविटी सुना था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। सो व्हाट इज दिस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? तो चूंकि हमारा टॉपिक अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं है, बायोट-सेवर्ट लॉ पे हम लोग बेस है तो वहां बात कर रहे हैं, बट ये हमने यहाँ बता दिया कि ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और आपको रटा रटाया पॉइंट बता देता हूँ कि ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और फिलहाल ये भी बता देता हूँ कि इसका यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। अब आप इसको याद रख लीजिएगा फॉर अ व्हाइल, कैसे ये सब कुछ है ये बात की बात है, राइट? ये मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में प्लान किया यहाँ पे। सो नाउ व्हाट आई से दैट कि दिस इज म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। देख रहे हैं आप यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और नीचे 4 पाई है, 4 पाई कट के ये आएगा क्या? 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आएगा। तो ये डीवी वेक्टर आपने लिख दिया। तो आपने तो ये जो सीखा वो ये सीखा कि किसी वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के और आइडियल लेकर के, और उस आइडियल की वजह से आपने यहाँ लिख दिया, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर, और जो आर कैप है उस आर कैप वेक्टर को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, किससे? आर वेक्टर से, आर वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, और फिर नीचे डिवाइड, चूंकि यहाँ पे आर कैप की वजह आर वेक्टर हो गया, तो अब नीचे आर क्यू लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? आर क्यू, आर क्यूब। मेरे ख्याल से दिस दिस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, दिस इज आर क्यूब। ठीक है जी। अगर यहाँ पे आर कैप को, क्योंकि ये आर कैप को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर, तो एक आर आ जाएगा, यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा। तो हम दिस इज व्हाट वी कैन राइट इट। नाउ दिस इज सेइंग दैट कि डीवी वेक्टर का ये डायरेक्शन है जी। अब अगर एक बात और सीखे हम लोग यहाँ पे कि ये तो बहुत छोटे से सेक्शन की वजह से किया, अगर पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो क्या करते? तो भाई पूरा वायर, भाई अगर कहीं यहाँ जाओगे तो भाई उसके और उसके बीच का थीटा भी चेंज होगा, कहीं और जाओगे तो फिर लाइक इस पॉइंट से यहाँ जाओगे तो ये एंगल भी चेंज होएगा, सब कुछ बदलेगा ना भाई। तो हम उस केस में आपको एक छोटी सी बात अभी ये कहूंगा, ये छोटी सी बात आपको कहूंगा कि अगर आपको बी वेक्टर चाहिए और या बी वेक्टर का मॉड चाहिए, तो आप इस डीवी वेक्टर के मॉड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स टू वाई। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स टू वाई? भाई ये ए टू बी लिखा हुआ था, अब मैं इस ए और बी को चेंज कर रहा हूँ, एंड आई एम गिविंग इट अ नेम
x and y. This I am saying it is x and this is y, क्योंकि यहाँ पे x and y, ये हमने x y ले लिया. I've taken it as x and y. Just a minute, बच्चा. Yeah, this is x and y. So now I'm saying this is, yeah, this is x and y. तो अगर ये एक्स वाई वायर ले लिया हमने, तो ये एक्स टू वाई, यानी कि जो छोटा सा पार्ट आपने लिया था, इस छोटे से पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला आपने, उसी तरीके, उसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिए. यहाँ इसके वजह से निकालिए, इसके वजह से निकालिए, इसके वजह से निकालिए, इसके वजह से निकालिए, हर हर जगह छोटा छोटा एलिमेंट लेकर के निकालिए. थीटा भी बदलेगा, आर भी बदलेगा, आइडियल का डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ है, यहाँ थोड़ा कुछ. आइडियल ऐसे जाएगा तो आर कैप बदलेगा, यानी आइडियल का डायरेक्शन भी बदल रहा है, थोड़ा आर का भी डायरेक्शन बदल रहा है. आइडियल और उनके बीच का एंगल भी बदल रहा है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है. तो उन सबको, यानी कि जो ये पैरामीटर है, जो आपने छोटा सा डीवी निकाल रखा है, इसको डीवी वेक्टर जो भी है उसको आप वाई, एक्स टू वाई के बीच में जो जो बदल रहा है उसको रख करके आप इंटीग्रेट करिए. जैसे यहाँ लिखो तो बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि यार वो इंटीग्रेशन होगा कैसे इस केस में, हाउ दिस इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस इन सच काइंड ऑफ केस. हम ये भी सीखेंगे. एंड इस बायोट सेवर्ट लॉ का जो पहला अच्छा एप्लीकेशन है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा, और आप उसको बड़े चाव से देखिएगा, बड़े इंटरेस्ट के देखिएगा. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर नाउ. ठीक है, ये सारी बात हमने समझ ली. यहाँ पे ये डीवी वेक्टर का डायरेक्शन, तो डीवी, यहाँ पे डीवी वेक्टर के डायरेक्शन क्या होगा, आइडियल और आर कैप का जो डायरेक्शन होगा वो होगा, यानी कि आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. दैट इज व्हाट वी हैव डन. सो बायोट सेवर्ट लॉ होता क्या है, दैट वी हैव रिटन. So if somebody wants to write in words, he can write according to Biot-Savart law, magnitude of, yeah, magnetic field vector is directly proportional to I this, or finally it is given like this. You can write it now. चलो जी, ये पॉइंट तो हम समझ गए. यहाँ पे हमारे पास बड़े छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन थे, वो हमने सब समझ लिया. अब आपका ध्यान इस पे जरूर जा रहा होगा कि यार ये क्या सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, व्हाट इज इट. आपको अगर अच्छे से याद नहीं है तो दिस इज योर फॉल्ट, बट आपने 10th क्लास में ऐसा कुछ देखा है. अब मैं आपको जरा इस डायग्राम पे कि ये क्या चीज है. अभी देखो यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ से आपने डीवी के बारे में बात समझ लिया. एक सवाल का जवाब अभी हमें मिल सकता है, एक सवाल का जवाब मिल सकता है हमें इस बायोट सेवर्ट लॉ के का इंफॉर्मेशन हमारे सामने आने से. वो क्या है, देखो जी, हमने ये देखा कि जो डीबी है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया यहाँ पे. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट. इस रिजल्ट को आप याद रखिए, और लेट्स रीच टू दिस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे. यहाँ पे अगर ये वायर है और इसमें करंट जा रहा है, और इसी करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ लिया आपने, यानी कि यहाँ पे सपोज करो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट था आपका, तो आइडियल का डायरेक्शन और आर वेक्टर का डायरेक्शन, या आइडियल और आर कैप का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया ना. आइडियल और आर कैप सेम डायरेक्शन हो गया, एंड तब उनके बीच का जो थीटा वो क्या हो गया, जीरो. तो साइन थीटा साइन जीरो क्या हो गया, जीरो. इसका मतलब इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. तो इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए ये वाली निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी. ये बायोट सेवर्ट लॉ के एक्सपेरिमेंटल लॉ से ये बात हमारे सामने आ गई कि व्हाई दिस निडल वाज नॉट डिफ्लेक्टिंग. ये पॉइंट समझ में आ गया. अब एक दूसरा सवाल है कि सर इसी प्लेन में, मतलब अगर यहाँ रखा या इसके ठीक पीछे रखा, तो यहाँ पे आइडियल और आर के बीच में, आइडियल और आर वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा. यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया. लेकिन सर इसी प्लेन में अगर यहाँ कहीं रखा जाता है, यानी कि दूर ऐसे, समथिंग लाइक दिस, समथिंग आई शुड से, अगर दूर कहीं पे इस तरीके से कहीं रखा जाता, बिल्कुल इसी लेवल पे, ऐसे कुछ इस तरीके से सेम लेवल पे, ये दोनों सेम लेवल पे रखे जाते. यू गेटिंग माय पॉइंट. और इस पूरे को मतलब सेम लेवल पे अगर आप ये रखते, तब सर अगर आप यहाँ कहीं ले जाके रखेंगे उस जगह पे, तब क्या होगा. अब तो सर आई डीएल और आर कैप के बीच में कोई एंगल हो जाएगा. देन व्हाई इट इज नॉट
हैपनिंग? यस। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल अभी भी बचा हुआ है, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम आने दो। सो अब हमने यह देखा कि डीवी वेक्टर एक जो डीवी वेक्टर या जो बी वेक्टर है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, हमने उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी समझा है और उसका मैग्नीट्यूड भी समझा है, और बोला कि भाई पूरे वायर की वजह से निकालना होगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक सवाल का तो जवाब हम लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ से ले लिया। अब मैं आपको ना यहाँ पे ये बात समझाने के बाद मैं आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे लेके जाना चाहता हूँ। ये क्या चीज है, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया हमने, बायोट सेवर्ट लॉ भी पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी देख लिया कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होगा। तो अभी तो हम लोगों ने देखा ना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो जब मैं ये लिख रहा था यहाँ समथिंग लाइक दिस, कोई ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि डीवी वेक्टर का डायरेक्शन आईडीएल और आर कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ, तो उनको याद नहीं रहता। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हियर, वी आर रीचिंग हियर द टॉपिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात करें? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हो गया अब हमारे सामने। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये निकालती कैसे, हाउ टू फाइंड इट आउट। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता क्या है वो मैं चाहता हूँ कि आप याद कर लो, और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप जरा ध्यान से समझो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पहला मेथड क्या है जी? पहला मेथड है भैया क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल को आप फॉलो करिए और उससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए। लेट सपोज ये है आपका आइडियल वेक्टर, ये आइडियल वेक्टर है, और ये है आपका आर कैप। अब अगर ये सिचुएशन है, ये आइडियल और ये आर कैप है, तो मैं इस आइडियल और आर कैप को, अभी इसको आइडियल नहीं मानता, थोड़ी देर के लिए बाद में कहेंगे। सपोज करो इस आर कैप और आइडियल पे आपके ध्यान ना जाए, अभी तो आप फिलहाल आप ये समझिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ए क्रॉस बी पूछा जाए, यानी कि ए टू बी की बात हो रही है, एंड दिस एंगल इज थीटा, मैं यहाँ ए क्रॉस बी एक एरो लगा दीजिए, यानी ए टू बी जा रहे हैं आप। इफ यू आर गोइंग ए क्रॉस बी, ए से बी जा रहे हैं आप, तो आपका जो जाना हुआ वो कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो जब दो वेक्टर होते हैं ए और बी, उसमें से ए पहला वेक्टर और बी दूसरा वेक्टर हो, और फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम ए क्रॉस बी जब जाएंगे और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ए क्रॉस यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉमन पॉइंट से हम उनके प्लेन से अपवर्ड और आउटवर्ड, अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स डायरेक्शन में हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखाते हैं। सो इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ये किसका डायरेक्शन होगा? दिस इज ए क्रॉस बी होगा। और अगर बी क्रॉस ए पूछोगे तो ये किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा बी क्रॉस ए का। सो इफ यू आर टर्निंग क्लॉकवाइज, if you are turning clockwise, if you are turning clockwise, then this is your b cross a। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर आपका b टू a जा रहे हैं, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये b क्रॉस a हो गया, और a टू b जा रहे हैं तो ये a क्रॉस b हो गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, लाइक फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि वेक्टर a टू वेक्टर b, a टू b, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, दिस मीन्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और upwards, perpendicular outwards and upwards to the plane of vector A and vector B। और अगर वो क्लॉकवाइज हो गया तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स
or inwards to the plane of vector A and vector B. So A और B वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये इनवर्ड है या डाउनवर्ड कहते हैं, ये अपवर्ड है या आउटवर्ड कहते हैं. दिस इज हाउ इट इज क्रॉस प्रोडक्ट रूल. तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बारे में पता है. सो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल मैंने समझा दिया. तो अब सवाल ये है कि हमें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए. वी आर हियर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स सपोज दिस इज आइडियल वेक्टर. अगर ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन किधर होगा. तो अब ये बनेगा आइडियल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन. अगर ये आइडियल और आर है और आइडियल पहला वेक्टर है और आर कैप दूसरा है. आप कह रहे हैं सर अगर मैं आर कैप को पहला ले लूं और आइडियल को ले, तो नहीं है भैया, वो दिस विल नॉट गिव यू द राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि डीवी वेक्टर इज पैरेलल टू आइडियल क्रॉस आर कैप. इनके ये पैरेलल जाता है. समझ रहे हैं मेरी बात आप. दिस डीवी वेक्टर इज पैरेलल टू आइडियल वेक्टर एंड आर कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके पैरेलल होता है. आर कैप क्रॉस आइडियल करोगे तो जो डायरेक्शन आएगा वो डीवी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं आएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. चलो जी, अब हमने यहाँ पे अगर ये आइडियल है और ये आर कैप है तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का. यानी कि अब हमें कभी हमसे कहा जाए कि हेलो ये वायर है, जरा सोचिए अब ध्यान से. ये आप अब आपसे सवाल, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं मैं. ये एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है, इस वायर में करंट जा रहा है किधर की तरफ, समथिंग लाइक दिस करंट जा रहा है. और यहां से दूर यानी कि ये पॉइंट ओ ले लिया और ये पॉइंट पी ले लिया और बोला यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस जगह पे. तो अब आप बताइए आइडियल वेक्टर कौन हो गया, ये हो गया. आर कैप किधर हो गया, ये डायरेक्शन किसका हो गया, आर कैप का हो गया. तो ये आर कैप का डायरेक्शन हो गया और ये आइडियल का हो गया. तो ए क्रॉस बी अब किधर होगा. सो भैया ए क्रॉस बी यानी कि आपको आइडियल और आर कैप को कैसे जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या हुआ, इनवर्ट जाना पड़ेगा. अब ये तो जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक बोर्ड, ये तो वर्टिकल ब्लैक बोर्ड, ये जैसे भी ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है. अब इस ब्लैक बोर्ड में आइडियल और आर कैप कुछ इस तरीके से रेंज है कि आइडियल टू आर कैप जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है. तो इसका मतलब इस प्लेन का इनवर्ड. तो इसका मतलब अब इसका डायरेक्शन कैसे दिखाना चाहिए. तो हम आपको इसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि इस केस में ये डायरेक्शन होगा इसका, ये वाला, समथिंग लाइक आई शुड शो लाइक दिस. ये इसका डायरेक्शन माना जाएगा. तो समझ पा रहे हैं आप, व्हाट डज इट मीन. यानी कि ये अब आपको इसको देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा. लुक एट दिस हियर कि ये कहा जा रहा है हेलो समथिंग लाइक दिस. ये परपेंडिकुलर हो गया जी. ठीक है, कि ये आइडियल है, ये डायरेक्शन किसका, आर कैप का. एंड ये परपेंडिकुलर इनवर्ड की तरफ हो गया, अंदर की तरफ होगा. आपको ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई. तो मैं आपको इसको थोड़ा बड़े डायग्राम में आपको समझाता हूँ. 1 मिनट के लिए रुकिए, हो सकता है आप समझ गए होंगे. लुक एट दिस हियर, आई एम सेइंग दिस इज आइडियल. ये डायरेक्शन है किसका, आइडियल का. ओके, फिर मैंने ये लिया, ये डायरेक्शन लिया मैंने, ये डायरेक्शन लिया मैंने आर कैप का. सपोज करो ये आइडियल है और ये आर कैप है. अब इस आइडियल और आर कैप का जो डायरेक्शन मिला हमें, ये आइडियल और आर कैप है. अब हमें आइडियल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन चाहिए जी. ठीक है, तो क्या करेंगे जरा देखिए ध्यान से. लेट्स सी हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए. और अब देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है. पहले तो ये दो बुरे लोग आ गए हैं, इनको हटा दीजिए ऐसे. और अब कहिए कि ये आइडियल और आर कैप, ये आइडियल है और ये आर कैप है. और अब दिखाइए कि हेलो, ओके. और अगर अभी भी आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो अब ये देखिए,
अब आपको बिल्कुल सफाई से समझ में आएगा। नाउ लुक एट दिस हियर, कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि ये और दिस, यस। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो आइडियल टू आर कैप कैसे जा रहे हैं आप? क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज? तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज। तो इनका जो प्लेन है, इस प्लेन पे इनवर्ड, तो इस प्लेन का इनवर्ड क्या होगा जी? यहां से ऐसे इधर की तरफ। तो आपका पॉइंट तो यहाँ था ना, इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड मांग रहे थे, यहाँ तो नहीं मांग रहे थे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे दिखाएंगे, ये देखो जी, ये प्लेन का, इनके प्लेन का ये इनवर्ड हो गया। मेरे ख्याल से बच्चा बात समझ गया, क्लियर है पॉइंट? एक और कोशिश करता हूँ आपके साथ। नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा, दैट वोंट गो वेल। एक मिनट। So this won't go well, this won't go well, right? So anyway, so you have understood कि अगर ये वाली चीज, ये सिचुएशन को मैंने, जो यहाँ पे सिचुएशन ले रखी है मैंने, इस सिचुएशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से मैंने आपको यहाँ समझा दी, अगर ये आइडियल है, ये आर है और ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये बाय इनवर्ड हो गया। अगर यही आइडियल यहाँ होता, आर यहाँ होता, तो ये आउटवर्ड होता, तो हम यहाँ से इधर की तरफ दिखा देते। चलो जी, आप समझ गए, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से हम लोग दिखाएंगे, राइट? यानी कि फर्स्ट टू सेकेंड वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, फर्स्ट टू सेकेंड वेक्टर क्लॉकवाइज इनसाइड। आपको मैंने क्लास 11th में भी ऐसे याद कराया था, FSACO FSCI, राइट? फर्स्ट टू सेकेंड वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, फर्स्ट टू सेकेंड वेक्टर क्लॉकवाइज इनसाइड, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्या यही एक तरीका है? ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, बट कितनी बार क्या हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो टीचर्स का काम क्या है? और सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करना। तो चलो हम एक दूसरा रूल आपको पढ़ाते हैं और उससे देखिए कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से समझ पाए। सो नाउ दिस इज द अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड पाम रूल। अब ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, और ये राइट हैंड का ये कहलाएगा पाम। दिस इज बैक ऑफ पाम, पाम बैक। दिस इज बैक ऑफ पाम, दिस इज पाम एंड दिस इज राइट हैंड। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड को, पहले ये देखो मैंने यहाँ राइट हैंड ड्रॉ किया है, अब पता नहीं कितना अच्छा बना है, बट राइट हैंड मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा बनाया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो अगर ये राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड है, अगर नहीं राइट हैंड है, तो इस राइट हैंड का मैंने यहाँ पे ये पांचों फिंगर दिखा रखा है। दिस इज थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर एंड दिस इज द लिटिल फिंगर। तो इस तरीके से ये हमने पांचों उंगली आपको दिखा रखी है, और ये हमारा पाम साइड है, ये पीछे बैक ऑफ पाम है और ये पाम है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप अपने थंब को, राइट हैंड के पाम का थंब जो है, उसको करंट के डायरेक्शन में रख दो, और इन फिंगर्स को, ये जो चार फिंगर है, कोई जरूरी नहीं है कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को किसी डायरेक्शन में, इन चारों उंगलियों को उस डायरेक्शन की तरफ खोलो, ताकि जिस पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो जा रहा है, सुनना ध्यान से, आपने, आपको एक बात समझाना चाह रहा है, एक टर्मिनोलॉजी सिखाना चाहूंगा। ये स्पी को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको हम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। इज दैट ओके नाउ? ये करंट एलिमेंट है, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ओपी वेक्टर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का पोजीशन वेक्टर हो गया। सो आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। सो आई से दैट कि अगर ये राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाए, और अपनी इन फिंगर्स को समथिंग लाइक दिस आप शोइंग, ये करंट के डायरेक्शन में, और इन फिंगर्स को जिस जिधर की तरफ पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उधर की तरफ हम दिखाएं, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन की तरफ है, तो ये वाला जो होगा पाम पुशिंग डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड पाम पुशिंग डायरेक्शन। समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सो आई एम सेइंग दैट this direction is called palm pushing direction, palm pushing direction, ये palm pushing direction कहलाता है। ठीक है,
पाम है तो पाम किधर पुश करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पाम पुशिंग डायरेक्शन। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या आपने गौर करने वाली बात है, आपको अपना जो थंब है वो, और जो फिंगर्स हैं तो आप ये समझिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो थंब है आपका और जो फिंगर है आपका, आई एम सेइंग दैट कि जो थंब है उसको आप करंट के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखिए। थंब किधर, करंट के डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में। थंब अगर आपका करंट डायरेक्शन में है, किसका, राइट हैंड का थंब अगर करंट डायरेक्शन में, और फिंगर्स किधर है, पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के डायरेक्शन में, तो जो पाम होएगा, पाम पुशिंग डायरेक्शन जो होगा, पाम पुशिंग पाम पुशिंग डायरेक्शन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए बच्चा। सो इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को। ठीक है, तो ये पाम पुशिंग डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। बी वेक्टर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने, आप देख पा रहे हैं ये करंट का डायरेक्शन। अब ये फिंगर सभी मैंने बंद कर रखी हैं, आप मेरे वीडियो पर गौर करिएगा। ये डायरेक्शन किसका है, ये थंब किधर है, करंट के डायरेक्शन में। और मैंने अभी फिंगर्स को फिस्ट आई मीन बना रखा, बंद कर रखा है। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, खोल दिया। और अगर इधर कहीं पे होगा तो ये पाम का जो डायरेक्शन है, पाम पुशिंग डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ होगा, ये पाम पुशिंग डायरेक्शन होगा। तो दिस इज हाउ डू वी डू इट। आप अगर आप इतनी बात तो समझ गए, मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ। सपोज करो ये डायरेक्शन है करंट का, ये डायरेक्शन है करंट का, और ये है पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये पाम किधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा। तो ये किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट। सो ये जो राइट हैंड पाम रूल है, ये बच्चों को आसान लगता है, क्योंकि चलो हम ऐसे याद कर लेंगे कि अपने राइट हैंड को खोलेंगे और जिस हाथ में पेन पकड़ा हुआ उस आई मीन राइट हैंड को खोलेंगे और उसके थंब को करंट का डायरेक्शन रखेंगे, फिंगर्स को जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला उधर रखेंगे, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा, पाम पुशिंग डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बच्चों को आसान लगता है, वो ऐसे याद कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। कायदे से देखें तो बात हो क्या रही है, मैं चाहूंगा कि आप जरा गौर करें। ये आईडीएल है और ये क्या, आर कैप है। अब देखो आईडीएल और टू आर कैप कैसे जा रहे हैं आप, राइट हैंड के पाम, राइट हैंड में थंब से लेके मिडिल फिंगर तक आपको जाना हो, राइट हैंड के थंब से मिडिल फिंगर की तरफ जाना हो, और पाम आप खोल के रखें, तो आप देखिए, यानी कि पाम साइड से आप देखें, जिधर पाम में उधर से देखें, तो पाम साइड में आप अपने को ऑब्जर्व रख करके ऑब्जर्व करें, तो यहाँ से इधर जाओ तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि उस प्लेन का आउटवर्ड क्या होगा, पाम के परपेंडिकुलर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक तरीके से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, उसको हाथों में ला करके दिखाया जा रहा, समझाया जा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट हैंड पाम रूल आप समझ गए होंगे। दिस इज ओके। नाउ इस इन दो के अलावा एक तीसरा तरीका भी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और वो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। व्हाट आई से, दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या चीज है भाई, सो जस्ट लुक एट दिस हियर, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे स्क्रू ले लीजिए, दीज आर स्क्रू सपोज कर लीजिए, और अगर राइट हैंड से स्क्रू को पकड़ लें आप, और यहाँ पे आपको ये दो वेक्टर दिखा रहा हूं मैं, ये आप मानिएगा ये है आइडियल, और ये मानिएगा आप आर कैप। ये क्या मानिएगा आप, आर कैप। जस्ट ए मिनट, ये डायरेक्शन है आपका आर कैप का।
अगर आप आइडियल टू आर कैप जा रहे हैं और फिर आप सो व्हाट आई से दैट कि अगर ये आइडियल टू आर कैप जा रहे हैं आप यहां से ये आइडियल है और ये आर कैप एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो कट्स हैं वो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू ट्रेवल अपवर्ड, ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये अपवर्ड ट्रेवल करेगा, इसका मतलब कि आई डी एल और आर के प्लेन से अपवर्ड की तरफ होगा। ये तरीका कुछ लोग यूज कर लेते हैं समझने के लिए। अब अगर यही कहा जाए कि आइडियल से आर कैप क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि दिस बिकम्स आवर आइडियल, दिस बिकम्स आवर आइडियल एंड दिस बिकम्स आवर आर कैप, दिस बिकम्स आवर आर कैप, समथिंग लाइक दिस। ये अगर आर कैप हो जाए तो अब आप आइडियल टू आर कैप जाएंगे तो अब आपका मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होएगा। तो अब अगर आपका मोशन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मोशन है और ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो ये आइडियल टू आर कैप, हाउ यू आर ट्रेवलिंग, देखो जी, आइडियल टू आर कैप, सो यू आर गोइंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, इनवर्ड ट्रेवल करेगा। अब अगर ये मैंने आपको दिखाया है कि अगर इस स्क्रू को आप, अगर इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसके कट्स किधर आते नजर आएंगे, नीचे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसके कट्स किधर जाएंगे, ऊपर। तो ये तरीका बताया जा रहा है राइट हैंड स्क्रू रूल। आई होप यू गॉट इट नाउ। यानी कि सबसे बेहतरीन तो ये तरीका था सीखने का, और ये जो तरीका आपने सीखा है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ पॉइंट इज कि ये राइट हैंड पाम रूल समझ लिया हमने और क्रॉस प्रोडक्ट रूल समझ लिया। इसके बाद हमने राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में भी बात पता कर ली। अब एक रूल में आपको डायरेक्टली यानी कि सीधा सीधा आंख मूंद के लगाया करो, और आई एम नॉट राइटिंग हियर नेम, मैं चाहता हूं कि आप ठीक से सुने मेरी बात, ठीक है जी। चलो मैं ऐसे, चलो नाम लिख देता हूं मैं आपको, और यहाँ पे नाम लिख के आ रहा हूं, आप गौर करना। यहाँ पे नाम है कुछ इस तरीके से, पढ़ो आप। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, राइट। व्हाट इज दिस रिटन हियर, क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज लोरी। व्हाट इज इट, लोरी। क्या कह रहा है ये कि अगर किसी वायर में आप करंट भेज रहे हो, सपोज करो ये वायर है और उसमें करंट भेज रहा है आपने, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इस वायर में। तो ये जो वायर है, इस, सपोज करो ये वायर किसी प्लेन में, यानी कि ये वायर आप कहीं रखते, तो उस वायर से पास करता हुआ एक प्लेन सपोज कर लो। तो उस वायर ने क्या किया, यानी कि अपने सराउंडिंग स्पेस को, दो सराउंडिंग स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक राइट साइड हो गया और एक लेफ्ट साइड हो गई, एक राइट साइड हो गया और एक लेफ्ट साइड हो गया। तो जो राइट साइड वाला पार्ट है और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, अब अगर राइट साइड में आप कोई पॉइंट ले लेते हो, राइट साइड में कोई पॉइंट ले लिया, बोले ये पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे हमें लेना है, या इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे हम, देखिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप वो कह रहा है। लेट सपोज यू आर सेइंग कि मैं इस जगह पे और इस जगह पे आपका ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, और आप इन दो जगहों पे, इन दो जगहों पे आप यानी कि ये करंट कैरिंग वायर है और इसके वजह से इसके सराउंडिंग दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट साइड पे, वो इनवर्ड की तरफ होगा, और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा। अब ये जो आउटवर्ड और इनवर्ड वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, वो आप ऐसे देखिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये मैंने लिया, मैंने बोला आपको कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। व्हाट आई सेड दैट कि अब यहाँ पे अगर आप इसको दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है ऐसे। सो अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो राइट साइड के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, प्लेन में इनवर्ड, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, प्लेन में आउटवर्ड। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट आउटसाइड
and right inside. बेटा ये लॉ लोरी मेरा दिया हुआ है, दिस इज गिवन बाय मी, लेफ्ट आउटसाइड राइट इनसाइड, यानी कि किसी वायर के लेफ्ट साइड के पॉइंट पे वायर और जो पॉइंट है उसको एक प्लेन में मान लीजिए तो उस प्लेन का आउटवर्ड होता है. सो दिस इज, ये वायर है और ये आपने मान लिया तो इन दोनों को एक प्लेन में मानते हैं तो उस प्लेन पे आउटवर्ड. सो लेफ्ट आउटसाइड एंड राइट इनसाइड, ये मैंने खुद बनाया अपने बच्चों के लिए जो मेरे से पढ़ते हैं उनको सिखाने के लिए. तो ये लोरी मैंने आपको सिखा दिया. इज दैट ओके नाउ? अब यहाँ पे एक छोटा सा एरो देख रहे होंगे. ये एरो का बैक पोर्शन है और ये एरो का फ्रंट पोर्शन है. मैं चाहूंगा कि अगर सपोज करो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो, जरा गौर से देखिए. आई एम नाउ लेट्स सपोज दिस इज द फेलो हु इज ऑब्जर्विंग यू, और अब एक बंदा आप यहाँ दिखा दीजिए. ये बंदा देख रहा है इसको. सो नाउ व्हाट इज दिस, कि अगर ये देख रहा है और ये देख रहा है तो इसको क्या दिखाई देगा? इस बंदे को इस एरो का टिप दिखाई देगा. यस. तो उसको जो दिखाई देगा वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसको क्या दिखाई देगा. उसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा. उसको, ये बात बनी नहीं. सो आई वुड से दैट उसको क्या दिखाई देगा? एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा. उसको एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस. उसको एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा कि भाई उसकी तरफ कोई कोई कुछ ये आ रहा है. यू विल फाइंड द डॉट इज कमिंग. और मैं इस डॉट को अब एक छोटा सा सर्कल में सर्कल से इसको एन सर्कल कर दे रहा हूं ऐसे. सो ही विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. ही विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. तो उसको ये सिर्फ डॉट दिखाई देगा. और इस बंदे से पूछे कि ये एरो तुमसे दूर जा रहा है तो इसको क्या दिखाई देगा? सो इसको दिखाई देगा ये सीन. यू विल फाइंड दिस. और इसको भी सर्कल से अगर एन सर्कल करें तो दिस विल बी लाइक. अब यहाँ पे आपको कुछ बताने की कोशिश हो रही है. क्या बताया जा रहा है? जस्ट अ मिनट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इस ये जो एरो है इसको इसका एरो का टेल दिखाई दे रहा है और इस बंदे को इस एरो का टिप दिखाई देगा. तो अब अगर हम, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो तो हम क्या दिखाएंगे? हाउ वी विल शो हियर, विल से दैट ओके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा. और अगर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए दिखाने के लिए तो हम क्या दिखाएंगे? तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, हेलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. यानी कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो अब हमने यहाँ पे एक तरीका सीखा है टू रिप्रेजेंट इट. व्हाट इज दैट? देखो जी, अगर ये आउटवर्ड है तो समथिंग लाइक दिस, और अगर इनवर्ड है तो समथिंग लाइक दिस. तो क्रॉस दिखाएंगे. अगर हमने यहाँ पे क्रॉस दिखाया तो इसका मतलब इनवर्ड हो गया. और अगर हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया तो ये क्या हो गया? मतलब दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन. So outward, this represents outward from plane, or this is inward to the plane, inward to the plane, inward to the plane. तो ये तरीका हो गया हमारे को, लाइक ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज हाउ वी शो मैग्नेटिक फील्ड. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, दिस वी हैव लर्न. अब जो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने सीखा है कि ऐसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं आपको एक जगह लेके जाके दिखाता हूँ कुछ चीज. यहाँ पे देखिए. नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो अगर ये वायर है और इसमें करंट जा रहा है, इफ दिस इज द वायर और इसमें करंट कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर आपसे बोला जाए इस जगह पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, तो इसके और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि ये आइडियल हो गया और ये आर कैप,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड की तरफ। यानी कि आप एक छोटा सा पतला सा अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पे, तो वो टेंजेंट कैसे जाएगा, कुछ इधर इधर की तरफ जाएगा। अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट कैसे होगा, इधर की तरफ होगा। अगर आप वो टेंजेंट यहां बनाएंगे, इफ यू मेक दैट टेंजेंट हियर, ये टेंजेंट यहां बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा। अगर वो टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। अगर आप वो टेंजेंट यहां बनाएंगे, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। सो आइडिया इज दैट कि अगर ये यहाँ पे करंट जा रहा है तो इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाई दे रहा है, प्लेन के। यानी कि अगर ये पॉइंट ले लिया जाए, इन इन पॉइंट्स पे लिया जाए, तो यहाँ क्या हो गया, प्लेन के इनवर्ड दिखाई दे रहा है। और अगर आप इधर दिखाएंगे तो वो सब क्या होगा, प्लेन से बाहर की तरफ निकलता दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें ये काम, तो यू विल से दैट ओके समथिंग लाइक दिस, ऐसे आएगा बिल्कुल। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। नाउ अगेन आप फिर यहाँ जाइए तो ये कैसे होगा, कुछ ऐसे आएगा। ओके, फिर आप यहाँ जाइए और बोलिए इस जगह पे आपको ड्रॉ करना है, समथिंग लाइक दिस होगा। फिर आप यहाँ जाइए और फिर ड्रॉ करिए लाइक दिस। तो ये आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरीके से फिर अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं, जस्ट शोइंग कि अगर आप यहाँ लेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे होएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाकर के वो टेंजेंट दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, तो वो टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा। तो ये एक तरीका है कि भाई देखो ये वायर है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट का आइडियल है और ये आर कैप है। तो आइडियल क्रॉस आर कैप को अगर आप समझते जाओ, तो यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर कैप इस वायर और ये आर कैप से जो प्लेन बना है उस प्लेन पे इनवर्ड, और इस आइडियल और आर कैप के प्लेन के आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर का अगर ये वायर है तो उससे सराउंडिंग कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सीखने वाली बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, देख रहे हैं आपने, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब 10वीं क्लास में आपको ये कैसे पढ़ाया जाता था, बिना इसके एक्सप्लेनेशन के आपको समझा दिया जाता था। अब आपको बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ने के बाद, डीबी का फॉर्मूला आने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के बाद, अब आप ये समझ में आ रहा है कि ओके हाउ दिस इज हैपनिंग, इज दैट ओके नाउ। तो इस तरीके से ये डायग्राम, ये जो फिगर बनाया गया था, ये इसका पर्पस था। अब एक सवाल अभी भी बाकी है आज की क्लास में, वो क्या है सवाल, जरा देखिए यहाँ पे। दैट क्वेश्चन इज कि भाई यहाँ पे जब हम प्लेन की बात करते थे तो वहां क्या हो रहा था, वो निडल क्यों नहीं जाती थी। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक बात दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं समझ चाहूंगा कि आप ये समझे इस बात को। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप इस बात को अच्छे से समझे। तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट लेने के बाद मैं अब एक छोटा सा एक रिंग ले रहा हूं, मैं एक रिंग ले रहा हूं, और आई एम सेइंग दैट कि दिस रिंग इज प्लेस्ड, बिल्कुल ये रिंग और जो ये रिंग है, दे आर ऑन द सेम लेवल, दे आर ऑन द सेम लेवल। और इस रिंग को थोड़ा सा, एक मिनट, मैं अपनी बात समझा देना चाहता हूं बहुत अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं ये, इसको मैं व्हाइट कलर से दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। अब आप ये समझिए इस डायग्राम में कि
आपको इस डायग्राम में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, ये आई का डायरेक्शन है और आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन है। ओके, अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप निडल रख दीजिए, दोनों जगह पे मैग्नेटिक निडल रख दीजिए, जो मैग्नेटिक निडल आपने सोचा है वहां पे रखने के लिए। बहुत छोटा सा एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पे है, ये मैग्नेटिक निडल है इस जगह का, और इस जगह का मैग्नेटिक निडल भी दिखा दीजिए आप, ये दोनों निडल दिखा दिए आपने यहाँ पे। और अब आप ये कंपास लिया और ये कंपास लिया और ये वायर है, तो अब मुझे बताइए कि ये आइडियल है और ये आर कैप है, तो बताओ इस वायर का ये जो सेक्शन है, ये वायर ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड इसका किधर होगा, इधर या इधर, तो ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट, तो यानी कि ये लेफ्ट साइड है और ये क्या हुआ, राइट साइड है, ये राइट साइड है। अब मैं बच्चा आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इस पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डोंट यू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यस, ये इस चैप्टर की बहुत खास बात है बच्चा, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा डायरेक्शन, सारा गेम उसी का है। और अगर यहाँ आपसे कहा जाए कि इस पे आप डायरेक्शन दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे, समथिंग लाइक दिस, इसका डायरेक्शन आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब आपके सामने ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन ये है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, और ये इस पॉइंट को अगर आप कंसिडर करने जा रहे हैं तो ये आपका आर कैप बन रहेगा। और इधर आइडियल और आर कैप की बात करेंगे तो ये आइडियल टू आर कैप कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आउटसाइड ये ऐसे हो गया जी, और यहाँ पे ये आइडियल है और ये आर कैप लोगे तो ये डेफिनेटली आइडियल टू आर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये इनसाइड हो गया, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। तो आप अगर यहाँ पे निडल रख देंगे और वो निडल साउथ टू नॉर्थ है, और वो निडल सिर्फ उस, वो जो निडल है इस कंपास के अंदर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट जा सकती थी, आपने नोटिस किया यहाँ पे इस डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाया था कि ये इसी प्लेन में रह के इधर जाएगी या इधर जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा कि वो जो कंपास के अंदर जो निडल है, कंपास के अंदर जो निडल है जो ऐसे से घूम रही वो ऐसे चली जाएगी बाहर निकल जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो हो क्या रहा है कि इस केस में जो इस यहाँ पे अगर आप निडल यहाँ पे रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो आइडियल और आर कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रहा है इस लाइन पे। लेकिन अगर आप इधर चले गए और या इधर चले गए, तो यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, यहाँ मुसीबत ये हो जा रही है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक निडल के लेंथ के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, और वो निडल से फ्री है उसी प्लेन में घूमने के लिए, तो इसलिए ये निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। तो ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि आप समझ सके कि why this why if we have placed compass here or here on the same plane, तो वो क्यों नहीं डेविएट करता है। तो इतनी बात तो आप समझ गए। तो इसके साथ ही मैं आपके लिए ये क्लास खत्म करना चाहूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप ये सब कुछ समझने के बाद बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन आप होमवर्क के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ कि करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ in a direction of 2i plus j cap upon root 5. If midpoint of wire is at 0, 0, 0, then find direction and magnitude of magnetic field at a point 10 meter 0, 0 mu naught is this. तो ये क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में है, इसको आप जरूर सॉल्व करिए, और इसके साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू, keep watching, keep sharing, keep promoting, keep liking, and please write some good comments which could encourage us to do this work again and again. Bye bye. Thank you.